नमस्कार मित्रों, राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने बीएसटीसी 2018 के पेपर को लेकर। अब देखिए, बीएसटीसी 2018 में एक क्वेश्चन ये आया था कि लूनी नदी का उद्गम किस जिले से होता है और किस जिले से होता है। इसका उत्तर हमारा क्या रहेगा? अजमेर रहेगा। किस जिले से होता है, इसका उत्तर अजमेर है। यहाँ अपने को ध्यान रखना है मित्रों कि इसके अलावा लूनी पे कौन से अभी तक पिछले 20 साल में राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हैं, वो सभी पर हम बात करते हैं। जैसे लूनी नदी है, ये लूनी नदी निकलती है कहाँ से? नाग पहाड़ से। और नाग पहाड़ कहाँ पे है? जैसा देख लिए अपने अजमेर में है, और यहाँ पुष्कर की पहाड़ी है। नाग पहाड़ और पुष्कर की पहाड़ियाँ, नाग पहाड़ से लूनी नदी निकलती है और इसका नाम यहाँ पर क्या है? सागरमती है। और इधर पुष्कर से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? सरस्वती है। ये दोनों नदियाँ आकर मिलती है कहाँ पर? ये गांव है गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ गांव है अजमेर जिले का, यहाँ पर मिलती हैं। इसके बाद में ये क्या है कि जो नदी है इसका नाम लूनी होता है। इसके बाद ये अजमेर से पाली, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर होती हुई लास्ट में ये पहुंचती हैं, वो पहुंचती हैं कच्छ का रण, कच्छ का रण, अरब सागर। कच्छ का रण अरब सागर है। अरब सागर यहाँ इसका अंतिम बिंदु है, यानी समापन बिंदु है। मित्रों, इससे संबंधित हम सभी क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या है कि अजमेर है, शहर बसा हुआ है। इधर आगे जोधपुर में बिलाड़ा है, बालोतरा है बाड़मेर में, और बाड़मेर में ही समदड़ी है। समदड़ी, ये जो शहर है ये इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब इससे संबंधित क्या क्वेश्चन आए हैं अपने बीएसटीसी में? तो यही है, जिला पूछा गया उद्गम स्थल का। अपनी और कहाँ क्या आए हैं कि ये जो नाग पहाड़ है, ये इसका उद्गम प्रॉपर पूछा जाता है भी कहाँ से है, तो नाग पहाड़ से है, अजमेर से। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि इसकी उद्गम स्थल पर इसका नाम क्या है, तो इसका जो उद्गम स्थल है, इस उद्गम स्थल पर इसका नाम क्या रहता है मित्रों? सागरमती रहता है। और तीसरा अपने को ये ध्यान रखना है, जो पूछा नहीं गया है अभी तक, वो ये है कि इस नदी का नाम लूनी कहाँ से होता है, तो अजमेर के गोविंदगढ़ गांव के बाद इसका नाम लूनी होता है, जहां सागरमती और सरस्वती दोनों नदियां मिलती है, और मिलने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है मित्रों? लूनी हो जाता है। इसमें ये 4 प्रमुख शहर बसे हुए हैं, अजमेर, बिलाड़ा, बालोतरा और समदड़ी। साथ में ये अपने को ये ध्यान रखना है कि ये जो नदी है ये राजस्थान में 6 जिलों से होकर बहती है। यहाँ अजमेर है, फिर पाली है, नागौर है, जोधपुर है, बाड़मेर है और जालोर है। ये जो 6 जिले हैं, इन 6 जिलों में से होकर ये गुजरती है। अंतिम गंतव्य स्थल इस नदी का जो रहता है वो रहता है कच्छ का रण, अरब सागर। और ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी है, इसको मरुगंगा भी कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी, और इसको क्या कहते हैं? मरुगंगा कहते हैं। और मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपने को ध्यान रखना है बालोतरा का। बालोतरा का ये है कि इस नदी का पानी है वो बालोतरा तक मीठा है, इसके बाद खारा हो जाता है। तो ये प्रॉपर स्थान है मित्रों, ये प्रॉपर जगह है जिसके बारे में पूछा जाता है कि इस नदी का पानी है वो कहाँ तक मीठा है, फिर खारा हो जाता है। या दूसरा इसका उपनाम भी है आधी खारी और आधी मीठी नदी, कि आधी खारी और आधी मीठी नदी किसको कहा जाता है? लूनी को कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका आधा तो पानी बालोतरा तक तो मीठा है, उसके बाद में क्या है? खारा हो जाता है। तो ये लूनी नदी है, इसको पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी, और मुख्यतः यही बहती है पश्चिमी राजस्थान में, मारवाड़ क्षेत्र में। तो इससे संबंधित ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
इसके अलावा इनकी सहायक नदियां हैं, जैसे गुहिया है, सुकड़ी है, ज्वाई है, मीठड़ी है और ये सागी है। ये कह कि कुछ एक इसकी खारी भी है। इसकी सहायक नदियां हैं जो लूनी नदी में आकर अलग अलग क्षेत्रों से मिलती है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लूनी के आसपास बन रहे थे उन पे हमने बात की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं मित्रों। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है कि ये आया था कि चांद बावड़ी किस जिले में है। बीएसटीसी में जो क्वेश्चन आया है मित्रों, ये आया था कि चांद बावड़ी किस जिले में है। तो जिला कौन सा है? दौसा। दौसा जिले में है और दौसा में प्रॉपर जगह है आभानेरी। चांद बावड़ी आभानेरी जगह दौसा में है। आभानेरी ऑप्शन में नहीं था, दौसा था। जब आभानेरी ऑप्शन और दौसा भी हो तो हमारा उत्तर आभानेरी रहता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान जीके में। तो आभानेरी में है, दौसा में ये चांद बावड़ी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। इसके अलावा मित्रों बावड़ियों में मुख्यतः कौन सी पूछी जाती है? एक तो हाड़ी रानी की बावड़ी, हाड़ी रानी की बावड़ी, एक है रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, नौलखा बावड़ी, नौलखा बावड़ी और चोपड़ा बावड़ी, या इसको क्योंकि झील है, छोटी झील कह सकते हैं, ये भी पूछा जाता है मित्रों। अपने को यहां ये ध्यान रखना है कि एक तो जो बावड़ियों का नगर किसको कहते हैं? बावड़ियों का नगर, बावड़ियों का जो नगर है वो बूंदी को कहते हैं। बावड़ियों का नगर बूंदी को कहा जाता है मित्रों। साथ में हाड़ी रानी की बावड़ी है, ये टोडा रायसिंह, ये कस्बा है टोडा रायसिंह। कहां पर है? टोंक में। हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा रायसिंह टोंक में है मित्रों। यहाँ क्या है कि हमारा कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन क्या होता है मम्मी कि रानी जी की बावड़ी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इसे बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं। ध्यान रखेंगे, रानी जी की बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं। चांद बावड़ी और रानी जी की बावड़ी पर सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रानी जी की बावड़ी ऑप्शन में नहीं और सीधा हाड़ी रानी, और हमारे ऑप्शन में पहला ही बूंदी आएगा क्योंकि ये बूंदी है। तो हमारे ध्यान में जहां भी रानी शब्द आ जाता है बावड़ी में तो हम उत्तर लगभग क्या कर देते हैं? बूंदी कर देते हैं, जो सही नहीं है। हाड़ी रानी की आएगी तो टोडा रायसिंह टोंक में है, ये अच्छे से ध्यान रखें, इसलिए मैंने लिखा है। इसके बाद में रानी जी की बावड़ी बूंदी में है और रानी जी की बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। बावड़ियों का सिरमौर किसको कहते हैं? रानी जी की बावड़ी को कहते हैं मित्रों। इसके बाद नौलखा बावड़ी, और नौलखा बावड़ी ये ध्यान रखना है कि ये हमारी है वो डूंगरपुर में है। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। रानी प्रेमल देवी ने इसका निर्माण करवाया था 1186 ईस्वी में। और चोपड़ा झील अथवा चोपड़ा बावड़ी है, ये पाली जिले में है। चोपड़ा झील अथवा चोपड़ा बावड़ी कहाँ पर है मित्रों? ये पाली जिले में रहती है। तो ये इस तरह से बावड़ियों पे क्वेश्चन आते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद में आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है मित्रों कि नीला शहर किसे कहते हैं? नीला शहर किसको कहा जाता है? तो नीला शहर किसको कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। नीला शहर यानी ब्लू सिटी, सन सिटी, सूर्य नगरी, ब्लू सिटी, सन सिटी, सूर्य नगरी, सूर्य नगरी, नीला शहर किसको कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। अब यहां से हमें क्या अनुमान लगता है मित्रों? यहां से हमें अनुमान लगता है कि शहरों के उपनाम पूछे जाते हैं। अब महत्वपूर्ण उपनाम कौन से हैं जो बार बार अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, वो आप नोट कर सकते हैं। जैसे
राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहते हैं और पूर्वी राजस्थान का शिमला अलवर को कहते हैं। राजस्थान का शिमला माउंट आबू को, पूर्वी राजस्थान का शिमला अलवर को कहते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है और राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, जब पूर्वी साथ में लग जाए तो अलवर को कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहते हैं मित्रों? वो कहते हैं अलवर को। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है और झीलों की नगरी, जैसा हम सभी को पता रहता है, उदयपुर को कहा जाता है। बावड़ियों की नगरी, जैसे हमने देखा है कि जयपुर को कहा जाता है। छोटी काशी किसको कहते हैं? छोटी काशी है बूंदी को कहा जाता है। और जैसलमेर को क्या कहते हैं? रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं। राजस्थान का अंडमान कहते हैं। राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहते हैं। राजस्थान की स्वर्ण नगरी, ध्यान रखेंगे, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसको कहते हैं? जैसलमेर को। और जबकि राजस्थान की सुवर्ण नगरी कहा जाता है वो जालौर को कहा जाता है। राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर, राजस्थान की सुवर्ण नगरी वो किसको कहते हैं? वो कहते हैं जालौर को। इसके अलावा राजस्थान की देवनगरी, राजस्थान की देवनगरी है वो सिरोही को कहा जाता है। राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल, राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल कोटा को कहते हैं। घंटियों का शहर झालरापाटन को कहते हैं। घंटियों का शहर झालरापाटन को कहते हैं। पहाड़ों की नगरी, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहते हैं। राजस्थान का चेरापूंजी बांसवाड़ा को कहते हैं और वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं। नवाबों की नगरी टोंक को कहते हैं। गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी कहते हैं जयपुर को, हम सभी को पता रहता है। और इसके बाद में राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। राजस्थान का हृदय किसको कहते हैं मित्रों? राजस्थान का हृदय हम अजमेर को कहते हैं। राजस्थान का ऊनघर बीकानेर को कहा जाता है। इस तरह से जो ये उपनाम है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको अपने से ध्यान रखना है। एक लाइन में आपको कोई भी गाइड लेंगे उसमें स्टार्टिंग में आपको मिल जाएंगे, इन्हें आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये बीएसटीसी और प्री बीएड में क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है उपनाम का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो जो बीएसटीसी 2018 में आया था वो सीधा यही आया था कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुष्क रेगिस्तानी, राजस्थान का शुष्क रेगिस्तानी भाग किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो इसका सीधा उत्तर था पाकिस्तान, जो हम सभी को पता रहता है। अब देखिए, हमको पता है कि पाकिस्तान के साथ राजस्थान है, ये सीमा बनाता है। अब पाकिस्तान के साथ भारत की जो सीमा का निर्धारण किया गया वो सर रेडक्लिफ के नेतृत्व में किया गया था। और सर रेडक्लिफ के नेतृत्व में जो आयोग बना था, इस आयोग में सर रेडक्लिफ अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष सहित टोटल 5 सदस्य थे। और इन 5 सदस्यों में 2 कांग्रेस के द्वारा मनोनीत थे और 2 मुस्लिम लीग के द्वारा मनोनीत थे। यानी कुल मिला के कई बार क्या रहता है, ट्रेंड रहता है मित्रों कि सभी संख्या पूछी जाती है, अध्यक्ष सहित 5 है, अध्यक्ष के बिना 4 है, 2 कांग्रेस के द्वारा मनोनीत और 2 मुस्लिम लीग के द्वारा मनोनीत है। और पाकिस्तान के साथ जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसकी कुल लंबाई है, वो कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर। और इसके साथ ही हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो इस सीमा से लगते हैं। कौन से लगते हैं? गंगानगर, ये पूछा जाता है मित्रों, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अब जो 1070 किलोमीटर ये लंबाई है, इसमें जो गंगानगर है, इस गंगानगर के साथ 210 किलोमीटर लगती हैं, इसके साथ 168 किलोमीटर लगती हैं,
जैसलमेर के साथ 464 किलोमीटर लगती हैं, बाड़मेर के साथ 228 किलोमीटर लगती हैं। ये सीमा लगती है। इसमें सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है मित्रों कि अंतर्राष्ट्रीय सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है, तो जैसलमेर है, 464 किलोमीटर बनाता है। और न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा बनाता है, तो बीकानेर बनाता है 168 किलोमीटर। एक तो ये सर्वाधिक और न्यूनतम वाला पूछा जाता है। सेकंड क्या रहता है कि सेकंड ये रहता है कि यहां पूछने का ट्रेंड है जिला मुख्यालय, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे निकटतम स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है। ये जो चार है इनमें, तो इनमें चारों में गंगानगर जिला सबसे निकटतम है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जिला मुख्यालय। और सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है, तो सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय है वो मित्रों है बीकानेर। और इसके बाद में इस सीमा का राजस्थान में कहां से प्रारंभ होता है और कहां खत्म होती है, तो ये सीमा है राजस्थान के गंगानगर जिले के हिंदू मलकोट से प्रारंभ होती है। राजस्थान के गंगानगर जिले के हिंदू मलकोट से प्रारंभ होती है और बाड़मेर जिले के बाखासर गांव तक जाती है। बाड़मेर जिले के बाखासर गांव तक जाकर संपन्न होती हैं। और इस तरह से 1070 किलोमीटर इसकी राजस्थान में कुल 4 जिलों सहित लंबाई है। तो इसके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रेंड में रहते हैं, ये थोड़ा अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लें आप। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है कि उत्तरी अरावली में स्थित जिला। देखिए मित्रों यहाँ क्या था, यहाँ ये था कि यहाँ ऑप्शन दिए गए 4 जिले ऑप्शन दिए गए। मैं भी देता हूं आपको ऑप्शन क्या दिया गया था। ये यहां ऑप्शन था सिरोही, अजमेर, दौसा, टोंक, ये 4 ऑप्शन थे मित्रों। उत्तरी अरावली में स्थित जिला, देखिए अरावली है, आप इसे मोटे तौर पर समझने के लिए ये मान लो, मोटे तौर पर आप समझने के लिए ये क्षेत्र मान ले कि ये राजस्थान है और इसमें ये वाला भाग अरावली का है। अब यहाँ क्या कि अरावली 3 भागों में बटी हुई है इस तरह से। ये दक्षिणी अरावली है, ये मध्य अरावली है और ये उत्तरी अरावली है। यहाँ क्वेश्चन क्या आया था कि उत्तरी अरावली में स्थित जिला कौन सा है। तो यहाँ देखिए मित्रों सिरोही है वो यहाँ पर है दक्षिणी अरावली में है, अजमेर है वो यहाँ पर है मध्य अरावली में है, टोंक है वो यहाँ पर है मध्य अरावली में है। यानी 2 जिले मध्य अरावली के, एक दक्षिणी अरावली के। दौसा है वो यहाँ पर है, तो दौसा है वो उत्तरी अरावली का भाग है। तो यहाँ अपना सीधा उत्तर ये था। अब क्या कि अरावली पर्वत श्रृंखला पे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों पे आते हैं। मुख्यतः ये ध्यान रखना है, भौतिक प्रदेश हमें अच्छे से पढ़ने हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये प्रारंभ होती है, ये यहाँ बिंदु है पालनपुर गुजरात में, पालनपुर गुजरात से प्रारंभ होती है और ये खत्म होती है ये यहाँ पर रायसीना हिल्स है। रायसीना हिल्स पर हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है और इस राष्ट्रपति भवन बना हुआ है इस तक जाती है, राष्ट्रपति भवन दिल्ली तक जाती है, या ये हम कहते हैं कि रायसीना हिल्स तक जाती है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी टोटल जो लंबाई है, कुल लंबाई है 692 किलोमीटर है। जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है वो 550 किलोमीटर है। ये देखिए, ये एक तो पूछा जाता है, ट्रेंड रहता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ से प्रारंभ होती है। पालनपुर गुजरात से। कहाँ पर खत्म होती है? रायसीना हिल्स दिल्ली अथवा राष्ट्रपति भवन दिल्ली। अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है। अरावली पर्वत श्रृंखला की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर है मित्रों। इसके बाद में अरावली को कितने भागों में बांटा जाता है? मोटे तौर पर तो 3 भागों में, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली जो राजस्थान में रहती हैं। और एक बार ऐसा क्वेश्चन आया है मित्रों, आरएएस प्री में क्वेश्चन आया, वो ये पूछा गया था कि अरावली पर्वत श्रृंखला की जड़ का प्रारंभ कहाँ से होता है। मित्रों याद रखना है कि कोई भी पर्वत श्रृंखला हम तभी मानते हैं जब वो अपने को क्या है, ऊपर, पृथ्वी से ऊपर दिखाई देती है। यहाँ क्या कि अरावली पर्वत श्रृंखला की जड़ है वो प्रारंभ होती है, वो अरब सागर से होती है।
तो जब कभी भी जड़ आ जाए तो अरब सागर से, सीधा आ जाए अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ से प्रारंभ होती है, तो पालनपुर से। और अरावली पर्वत श्रृंखला है विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, वलित पर्वत श्रृंखला, प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है ये। और साथ में ये ध्यान रखना है कि ये श्रृंखला प्री कैम्ब्रियन काल की है, प्री कैम्ब्रियन काल की है पर्वत श्रृंखला। और अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी वो गुरु शिखर है, 1722 मीटर उसकी ऊंचाई है, सिरोही जिले में है। और इसे संतों का शिखर भी कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। इसे हिंदू ओलंपस भी कहते हैं, ये भी कर्नल जेम्स टोड ने कहा है मित्रों। तो ये अपने ध्यान रखेंगे मित्रों, ये रहा है यहाँ। इसके साथ ही अरावली पर्वत श्रृंखला पे और बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, वो हम देखेंगे भौतिक प्रदेश में। यहाँ अभी इतना ही इस श्रृंखला का। साथ ही मित्रों अपने को एक चीज और ध्यान में रखनी है, वो ये कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते समय आप प्रीवियस ईयर्स अच्छे से पढ़े, पेपर्स अच्छे से पढ़े, उसके आसपास के क्वेश्चन देखें। और ये जो हम आसपास के क्वेश्चन देखे हैं ये किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए इन्हें नोट डाउन करें। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि उनमें से बहुत से क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। तो आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें, ताकि हमारे इस विपरीत परिस्थितियों में, इस क्या कि जब कोचिंग संस्थान बंद है, मार्गदर्शन बंद है, तब तक हम पेपर होने तक इसे सभी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जीके के बनते हैं वो पूर्ण कर पाएँ। तो सभी साथियों के साथ शेयर करें मित्रों। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।